हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए दृष्टि की बुक लेकर आए हैं। जो इसका जो तृतीय संस्करण है वो आपको हम आप पढ़ाएंगे। और उसका जो एक एक पॉइंट है, जैसे हाँ, इसके अंदर लगभग कुल 24-25 चैप्टर हैं। और उसके अंदर हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे और एक चैप्टर का केवल एक ही पॉइंट पढ़ाएंगे। और वो क्योंकि वो डिटेल से पढ़ाएंगे जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को आप ऐसा नहीं है कि आप यानी अपने सामने अपने फ़ोन या मोबाइल या लैपटॉप को रख कर पढ़ें। आप इसको खाना खाते ले यानी और कहीं पर काम करते हुए भी सुन सकते हैं, कान में एयरफोन लगाकर ब्लूटूथ लगाकर जो भी आप इसको सुन सकते हैं। मैं आपको केवल इसके लंबे बताऊंगा कि मुख्यतः क्या है ये। ऐसा नहीं है जैसे ऑफलाइन क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं ये उस प्रकार से नहीं होगा। ये केवल जिस प्रकार से आप इसे सुन सकते हैं, कहीं घूमते हुए सुन सकते हैं। जो आप आने वाले 28 मई को एग्जाम है, जो इसका मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ और रिवीजन ये डिटेल से होगा। मैं आपको बता दूं, आप राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल को कितना भी पढ़ लो, जब तक आप इसके प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपका यूपीएससी के अंदर प्रीलिम से नहीं निकलेगा। ये मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए हमारे इस चैप्टर के अंदर, हमारी जो ये बुक है, इस बुक के अंदर जो हर एक चैप्टर क्लियर होगा, उस चैप्टर के नीचे क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन को हम आसानी से करेंगे। अगर वो हमारे जो ऊपर जितने पॉइंट दिए हुए हैं और अगर उन पॉइंटों को हम डिटेल से पढ़ लेंगे तो वो हमारे से जो क्वेश्चन है नीचे सारे सोल्व हो जाएंगे। और अगर हम आने वाले 28 मई के एग्जाम तक को भी हम ऐसे पढ़कर ऐसे क्लियर करते हैं तो लगभग 10-15 क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे अगर उनमें से आएंगे तो। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आपको जहाँ पर पसंद नहीं आए तो वहाँ पर हमको धीरे पढ़ाना है या स्पीड में पढ़ाना है, तो कितने डिटेल से पढ़ाना है। और आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आपको जो ये बुक देख रहे हो, भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान दृष्टि की बुक है, संविधान राज्य व्यवस्था इंदिरा तृतीय संस्करण है। इसकी बुक लगभग 24-25 चैप्टर है। उस 24-25 चैप्टर में इसका जो तृतीय संस्करण है वो हम आपको पढ़ाएंगे हर चैप्टर के अंदर। इसके अंदर बहुत बहुत ही अच्छी बुक है। दृष्टि के द्वारा ये बुक बनाई गई तृतीय संस्करण है जो आपको पढ़ाएंगे। जैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं जो बाइबल कहलाने वाली बुक है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है। और इस बुक में उस लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। वो लक्ष्मीकांत को अकेला कोई विद्यार्थी वो पढ़ नहीं सकता, लेकिन इस बुक को आसानी से कोई विद्यार्थी पढ़ सकता है जो उसने अगर किसी दिन क्लासें ली हो तो पढ़ सकता है। लेकिन लक्ष्मीकांत की ऐसी बुक है, अगर विद्यार्थी ऑफलाइन पूरा पढ़ ले और बाद में भी अगर उसको पढ़े तो वो थोड़ी समझ में नहीं आती है। इसलिए लक्ष्मीकांत को भी बार बार पढ़ना पड़ता है या बार बार किसी टीचर से उसका एक्सप्लेन करना पड़ता है। राज्य व्यवस्था के अंदर मुख्यतः शब्दों का खेल है। अगर शब्द समझ में आ गया तो जो पर्सन हमारा सोल्व हो जाएगा, अगर शब्द समझ में नहीं आया तो शब्द नहीं क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो सबसे पहले हम इसका लगभग 24-25 चैप्टर है, उसके अंदर पॉइंट है। उस कुछ पॉइंटों में से हम एक एक पॉइंट ही पढ़ाएंगे और वो डिटेल से पढ़ाएंगे और आपको पसंद आएगा। और अगर आपको किस प्रकार से पढ़ाना वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको लिख सकते हैं। तो चलिए इसके लिए आपके जो दो शब्द वगैरह जो आप पढ़ लेना, अनुक्रम है। देखो लगभग आपको मैं दिखा दूं, यहाँ एक से स्टार्ट है, ये एक से स्टार्ट होकर और लगभग देखो कितने चैप्टर है इसके अंदर। इसके अंदर कुल चैप्टरों की संख्या बताई गई है, 24 चैप्टर है इसके अंदर। यानी 24 भारतीय संविधान है सामान्य पहलू, 24 चैप्टर है। और 28 मार्च तक हम आपको एक एक जो वीडियो देते रहेंगे, कभी 2 दिन से कभी 1 दिन से, जो आपको पसंद आएगा और आपको ज़्यादा एग्जाम में सहायक होगा। एक ना दिन कभी हम रोज़ भी दे सकते हैं और आपको या 1-2 दिन से एक वीडियो दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी भी एग्जाम, हमें भी प्रिपरेशन करनी होती है। हमारी जो राज्य व्यवस्था थोड़ी अच्छी है इसलिए हम आपको इसके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। और भी अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे यूपीएससी, आप सभी जानते हैं कोई एसएससी रेलवे नहीं है जो आसानी से निकल जाएगी। इसके लिए प्लान स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है जो आपको सभी को मालूम होगी। तो दृष्टि को हम चलिए इसका सबसे पहले हमें जो चॉइस चैप्टर है वो किस किस से संबंधित है उनको देख लेते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत तो बहुत इतनी मोटी बुक है और जबकि इसको अंदर ये टीचर के द्वारा लिखी गई बुक है ये, और इसको देख ले। इस सबसे पहले इसका परिचय है, राज्य व्यवस्था एक परिचय। परिचय के अंदर बताया गया है कुछ इसमें शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है। उस टर्मिनोलॉजी को हम
पढ़ेंगे। उन टर्मिनोलॉजी के आधार पर जो चॉइस बच्चे हुए जो चॉइस चैप्टर उनको पढ़ पाएंगे। अगर टर्मिनोलॉजी याद नहीं है, अगर उनकी समझ नहीं है, तो ये नीचे जो चॉइस चैप्टर दिए गए हैं अगर उनको आप पढ़ भी लेंगे रट भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर जो एक है उसको इतनी डिटेल से पढ़ना है कि जो चॉइस चैप्टर में अगर उन शब्दों का उपयोग हो तो हमें 1 मिनट के अंदर, हमारे 1 सेकंड के अंदर दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है। और दूसरा जो चैप्टर है भारतीय संविधान की व्यवस्था की विकास या भारतीय संविधान की विकास यात्रा। जो भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है वो है। तो मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसे लगभग बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। तो लेकिन मैं बता दूं कि 2 वर्ष में हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ है। जब से हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है तब से हमारे देश में संविधान लिखा जा रहा है। लगभग 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जो वहाँ का जो पिट्स जो बिल रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तब से लेकर आज तक 1935 का जो अधिनियम आया था तब उन सभी को सम्मिलित करके भारतीय संविधान बनाया गया है। लगभग 56 देशों का संविधान संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लोग जैसे लोगों ने पढ़ा तब जाकर हमारा जो संविधान है जो आज बनकर तैयार हुआ है। जो दूसरा जो पॉइंट है भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इस विकास यानी भारतीय संविधान किस समय से लिखा जा रहा है, बस हमें उस समय का मालूम नहीं था। उन समय के आधे रूल हमने आज फॉलो नहीं किए हैं कि वो अंग्रेजों के द्वारा लिखे गए और हमारे जो संविधान लिखने वाले लोगों ने उसमें अगर जो कानून अच्छा है वो हमारे संविधान में लिखा है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको नहीं लिखा। जैसे आईपीएस ये वो लोग अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो आज भी हमारे संविधान में लिखे हुए या कानून के रूप में चल रही है। तो इसका जो दूसरा जो जो यानी चैप्टर है भारतीय संविधान की विकास यानी संविधान यानी किस समय से लिखा जा रहा था, न कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन से, यानी दो इतने संविधान लिखने में हमारा दिन लगा, बहुत दिन हुए, दो लगभग 200 साल का नतीजा है जो आज हमारा संविधान संशोधन बनकर तैयार हुआ। इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण और मुख्य विशेषताएं। यानी दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो चैप्टर है उसके बारे में यह बताया गया है कि कब से लिखा जा रहा है हमारा संविधान संशोधन। और तीसरा है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जितने भी बनाने में जितना समय लगा उन समय में क्या दिक्कत आई, कौन कौन लोग शामिल हुए, उसके बारे में इस तीसरे चैप्टर में बताया गया है। तो ये इसमें बताया गया है। और चौथा जो चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। आपको मैं जैसे यहाँ पर जूम कर देता हूँ, संविधान की प्रस्तावना चौथा जो चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको जैसे हम सभी जानते हैं कि जो चौथा जो चैप्टर है हमारा संविधान की प्रस्तावना, जो पहला चैप्टर था वो परिचय से लेकर है और दूसरा जो 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 चैप्टर है वो हमारे संविधान की विकास की जो यात्रा, जो हमारा संविधान है किस समय से स्टार्ट हुआ और किस समय तक, यानी किस प्रकार जो आज हम जो संविधान देख रहे हैं वो हमारा बनकर तैयार हुआ। और तीसरा चैप्टर है जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे उस समय का है कि कितने क्या क्या कौन कौन लोग शामिल थे, कौन किस प्रकार से बनाए, कितने देशों से का संविधान पढ़कर हमारे इन लोगों ने इस संविधान संशोधन तैयार किया है। और संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान की जो आत्मा कहलाने वाली जो है वो है क्या है, प्रियम्बल प्रस्तावना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें बाद में संशोधन भी हुआ। ये है इसका जो और पांचवा जो चैप्टर है देखो पांचवा जो चैप्टर है भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र और राज्य का पुनर्गठन। जैसे भारतीय संघ, भारत एक एक शब्द का अर्थ आपको बताएंगे इसके अंदर, लेकिन हम बस केवल चैप्टर बताते नहीं, ये केवल टोटल इतने चैप्टर है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। थोड़ा गला खराब है हमारा इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। भारत संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन, इसमें मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं। देखो भारत संघ यानी यूनियन, इंडियन यूनियन, उसका राज्य क्षेत्र यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र वो कहाँ तक है, और राज्य का पुनर्गठन और किस प्रकार से उसका पुनर्गठन किया जा सकता है। इन शब्दों का जो अर्थ है और जब इस चैप्टर में आएंगे तब हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और जो छठा जो हमारा है
नागरिकता सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। यानी सिटीजनशिप यानी नागरिकता से लेकर, आज भी नागरिकता से लेकर हमारा जो विवाद है वो चला रहता है। जैसे बांग्लादेश कुछ निर्वासित करके असम बंगाल जैसे देशों में निर्वासन हो गए हैं बंगाली लोग। उसके उस प्रकार इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से नियम है, जिस नियम के अधिकार तहत हमें जो लागू हमें भारत की नागरिकता ले सकते हैं, भारत के नागरिक है। कौन से किस किस देश में नागरिकता दो है या एक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सातवां जो चैप्टर है वो हमारा मूल अधिकारों से संबंधित है जो सात जो हमारा 2 मिनट के लिए थोड़ा पानी पिया है इसलिए गले में थोड़ी चलो, तो सातवां जो चैप्टर है इसमें मूल अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इन पर हम डिटेल से बात नहीं करेंगे, पर हम केवल आपको इस चैप्टर बता रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर है। लक्ष्मीकांत में तो इतनी मोटी बुक है, पता नहीं कौन कौन से चैप्टर है, और ये बुक इतनी सी है तो उन सब उसका सारांश है मुख्यतः ये है। ठीक है, ओके। तो आठवां जो चैप्टर है वो कार्यपालिका से लेकर है, यानी एग्जीक्यूटिव से लेकर है। ठीक है, और जो 11वां कार्यपालिका नहीं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका नहीं कार्य किस प्रकार से हमारे सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन से अंग होते हैं इसके। ठीक है, और 12 चैप्टर है हम जिसके मुख्य है, यानी राज्य के मुख्यतः 3 तत्व होते हैं, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उसमें से कार्यपालिका और दूसरी है विधायिका। ठीक है, विधायिका यानी विधि बनाने वाली। विधि कौन बनाती है? संसद बनाती है। और कौन बना सकता है? लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और तीसरा जो चैप्टर है हमारा न्यायपालिका यानी जस्टिस, यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका मुख्यतः राज्य के 3 तत्व होते हैं, और इन्हीं तत्वों से 3 से हमारी सरकार बनी रहती है। अब इस प्रकार थोड़ा हम इसे पूरा एक्सप्लेन ना करके, 11वां न्यायपालिका से संबंधित है देखो, और 12 विधायिका से संबंधित है, और 13 जो है केंद्र राज्यों से संबंधित है। केंद्र राज्य यानी केंद्र और राज्य के मध्य किस किस प्रकार से संबंध है। हम भली बातें जानते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य मुख्यतः 3 संबंध होते हैं यार। सबसे पहले क्या है? विधायी यानी विधि, यानी कानून को लेकर उनके बीच में लड़ाइयाँ हो सकती है, और किसको लेकर? प्रशासन के बीच में लेकर लड़ाइयाँ हो सकती है। जिस प्रकार देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में जिस प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही है। और तीसरा जो है वित्तीय वित्तीय यानी पैसों का लेन देन से संबंधित है। और चौथा इसके संबंधित हम तीनों को हम विस्तार से समझेंगे। और चौथा जो चैप्टर है संघ और राज्य क्षेत्र का शासन। संघ राज्य क्षेत्रों के शासन व्यवस्था से संबंधित। संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और 15वां जो है कुछ राज्य की विशेष उपबंध। हमारे संविधान के अंदर कुछ राज्यों को विशेष उपबंध दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 16 है भाषा संबंधी उपबंध, यानी किस प्रकार हमारी भाषा क्या है, राजभाषा क्या है। हमें इसमें विशेषकर सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी भाषा को मानता है या नहीं मानता। आपात उपबंध, जिस प्रकार से हमसे 3 आपात उपबंध होते हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय उपबंध, आप राष्ट्रपति शासन, विधि, आपात। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में 18 चैप्टर। 19वां स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से। और 20वां आयोग आयोग है। इन आयोगों से एक बार स्टेट पीसीएस हो कोई भी एग्जाम हो, उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जब इन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और 21 है भारतीय निर्वाचन इलेक्शन कमीशन। हर बार एक इलेक्शन कमीशन से संबंधित पर्सन आता है। मतदान मतदान व्यवहार दलीय व्यवस्था से संबंधित है। और 22 भारत में सुशासन यानी गवर्नेंस से संबंधित है। ये अलग से जी आप सभी जानते हैं जीएस में गवर्नेंस का बहुत बड़ा महत्व है, तो यहाँ से थोड़ा हम क्लियर कर लेंगे, और गवर्नेंस में आगे जाकर थोड़ा और पढ़ लेंगे, तो हमारा जो ये विषय अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और 23वां जो चैप्टर है इसमें सब बार संविधान संशोधन की एक नज़र में। किस प्रकार संविधान संशोधन है, कितने संविधान संशोधन होते हैं, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इस प्रकार। और 24वां है भारतीय संविधान संबंधी पहलू, यानी भारतीय संविधान को देख लें क्या है। भारतीय संविधान में मुख्यतः जो तत्व हैं जैसे आप सभी देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय पंचांग, ये संबंधित तत्व हैं। इन्हें हमें डिटेल से बताया, मैंने केवल ये बताया। इसके अंदर केवल 24 चैप्टर है, और 24 चैप्टर में यही हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी भी जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले इन चैप्टरों को पढ़ लेंगे,
और लक्ष्मीकांत की इतनी मोटी बुक है, बाइबिल है, लेकिन उससे पहले हम 28 में को वो तो क्लियर होगी नहीं, तो हमने यही सोचा कि दृष्टि की बुक को हम पढ़ा दें तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लिखें इंट्रोडक्शन, बिना इंट्रोडक्शन के कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन को लेकर आए हैं। अनुक्रम, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का हो सके जहाँ तक हम पहला पॉइंट ही क्लियर करेंगे या 2 पॉइंट कर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपनी कमर की जो पेटी है वो उसे कस लेंगे और फिर से तैयार हो लेंगे। देखो पहला जो चैप्टर है हमारा, आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है ये। इस ठीक है, तो मैं यहाँ आगे इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगी। केवल इसी चैप्टर पर फोकस करेंगे आप, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। राज्य व्यवस्था एक परिचय, ठीक है। इसमें मुख्यतः कितने 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और मैंने बता दें इस बुक की मुख्य सबसे बड़ी विशेषता है ना, हर चैप्टर के नीचे जो प्रीवियस जो प्रीलिम्स के जो पेपर हैं उनके सभी संबंधी इस जिस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, न कि पूरे इस जो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इसके नीचे हर लास्ट के अंतिम पृष्ठों पर दिया गया है। और सभी जैसे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, उसी एग्जामों से बड़ी जो स्टेट लेवल की पीछे से जो हिंदी मीडियम से संबंधित है उनको सभी यहाँ पर दिया गया है। और आपको अगर उनको 28 मई तक आप उनको ये चैप्टर क्लियर करके उनको भी सोल्व कर जाएंगे तो आप उनको यानी प्रश्नों को यानी क्वेश्चनों को सोल्व करने की जो टेक्निक है वो आपको समझ में आ जाएगी। हम आपको एक एक अर्थ बताएंगे और जहाँ पर भी अर्थ आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसके अगले वीडियो में अच्छी तरह से उसको डिटेलिंग से आपको बताएंगे। आज हमारा थोड़ा गला खराब है इसलिए हम हमारी आवाज़ ऐसी आ रही है, ठीक है। चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले देखो इसका जो पहला पॉइंट है, 7 जो पॉइंट है उसमें जो पहला पॉइंट है 1 से लेकर 18 तक इनकी संख्या है। राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। राज्य के तत्व और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, ठीक है। क्या राज्य राज्य के तत्व और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, यानी मुख्यतः इसमें 3 बातों पर फोकस किया गया है। यानी राज्य के तत्व, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, ठीक है। क्या है राज्य के तत्व और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता क्यों, हम अगर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो क्यों, यानी हमें राज्य की आवश्यकता क्यों है, राज्य के तत्वों की आवश्यकता क्यों है, और राज्य के तत्व हैं तो वो कौन कौन से राज्य के तत्व हैं, और राजनीतिक व्यवस्था है तो किस प्रकार की व्यवस्था है। और व्यवस्था क्यों आवश्यक है, अगर वो व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या राज्य नहीं रहेगा, अगर राज्य के तत्व नहीं है तो क्या राज्य नहीं रहेगा, अगर राज्य है तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है तब वो राज्य कहलाएगा। तो हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो मुख्य पॉइंट है उसके 3-4 छोटे पॉइंट है। राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका विकास, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 4 पॉइंट यहाँ तक दिए गए और इसी को ही हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले राज्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, जैसे राज्य शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है। राज्य शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले यह आता होगा कि राज्य का मतलब यूपी, राज्य का मतलब बिहार, राज्य का मतलब तमिलनाडु, राज्य का मतलब महाराष्ट्र, राज्य का मतलब बिहार, राज्य का मतलब छत्तीसगढ़, राज्य का मतलब बंगाल। आता है कि या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता था, राज्य का मतलब बिहार, यूपी,
राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक मैं आपको आपके सामने हूं तब तक आप इसको दिमाग से निकाल दें। दिमाग से क्यों निकाल दें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये राज्य क्यों दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ना राज्य, उसका मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान से नहीं है। तो आप कहेंगे तो सर इसका मतलब क्या है फिर? तो इसका मतलब हम आपको बताएंगे कि राज्य का मतलब आखिर क्या है। कई बच्चों को तो, अगर कई बच्चे पढ़कर नहीं जाते, सीधे सीधे मूल अधिकारों पर पढ़ते हैं, जैसे नाग सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट, पीएसपी वगैरह पढ़ के चले जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन राज्य से पूछ लेते हैं, तो वो राज्य यूपी बिहार से संबंध का अनुमान लगाकर क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन तो पढ़ा नहीं, और बिना इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन सही होने वाला नहीं है। अगर आपने प्रीलिम्स पास कर दिया तो बिना इंट्रोडक्शन के मेंस क्लियर नहीं करवाओगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही ऐसी चीज है जो आपके चॉइस जो चैप्टर है उन्हें पढ़ने में सहायक करेंगे, बिना इंट्रोडक्शन के कुछ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको राज्य ही बता देता हूं, राज्य क्या है। तो राज्य का मतलब यूपी बिहार से अनुमान न लगाकर एक अलग व्यवस्था से है, वो व्यवस्था क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो हमने इस पहला जो पॉइंट हमने लिया राज्य, राज्य के पहला क्या लिया, राज्य की आवश्यकता क्यों है, राज्य के तत्व की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। आप सभी जानते हैं राज्य को स्टेट कहते हैं, और राज्य के तत्वों को क्या कहते हैं, जैसे एलिमेंट ऑफ स्टेट कहते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था को पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं, और आवश्यकता को नीड, यानी कहने का मतलब होगा नीड ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट और स्टेट, इन तत्वों की आवश्यकता क्यों है। और नीचे छोटे छोटे पॉइंट भी दिए गए हैं। राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और इसका विकास, कि राजनीति क्या है और राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसका विकास, और राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीतिक व्यवस्था क्या, बिना बिना अगर जिस देश में राजनीतिक व्यवस्था नहीं है तो क्या वो देश नहीं है, या उस देश का शासन नहीं चल सकता, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले पॉइंट के 4 पॉइंट है, उन 4 पॉइंटों में मैंने बताया राज्य क्या है, राजनीतिक राज्य के तत्व क्या है, राजनीति राजनीतिक अर्थ का विकास, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। राज्य, राज्य के तत्व, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों, ये मुख्यतः 3 पॉइंट है। तो राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और राज्य का अनुमान यूपी बिहार से नहीं लगाएंगे, किससे लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे किससे लगाएंगे। तो चलिए हम अब इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले ये ले जाएंगे और उसके बाद में हम पढ़ेंगे जैसे शासन के अंग पढ़ेंगे, जिस यहाँ पर शासन के अंग के बारे में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं शासन के मुख्यतः शासन के जो शासन करे, अगर कोई देश है अगर उसमें शासन चलाना आता है, मुख्यतः 3 ही लोग शासन चला सकते हैं। सबसे पहले उस देश के लिए कानून बनाने वाला, कानून कौन बनाएगा, कानून बनाएगी विधायिका, और विधायिका हमारे देश में क्या है, संसद। हम केवल उसके बारे में बता रहे हैं, डिटेल से नहीं बता रहे हैं। विधायिका कौन बनाएगी, संसद। अब ठीक है, विधायक कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है, विधायिका। अब उस संसद का, उन संसद के कानून को फॉलो कौन करेगी, उन कानून को फॉलो करेगी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और विधायक को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, कार्यपालिका उनको फॉलो करेगी। अगर कोई कानून विधायिका ने बनाया है, अगर कार्यपालिका वो कर रही है, तो सबसे पहले बात यह आती है, अगर कोई विधायिका ने अगर गलत कानून बना दिया तो उसकी रोक टोक करने के लिए कौन है, तो उसकी रोक टोक करने के लिए न्यायपालिका है। तो हमारे 3 संबंधित शासन के अंग कितने हैं, 3 है, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तो हमें याद हो गए तीनों। हमने बताया सबसे पहले राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर शासन के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि विधायिका आखिर में क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। मुख्यतः 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कौन कौन से कब कब ये यानी शासन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और तीसरा जो हम कानूनों के विभिन्न प्रकार, कानूनों के विभिन्न कौन कौन से प्रकार है कानूनों को, उनके बारे में पढ़ेंगे। चौथा शासन प्रणालियों के प्रकार, यानी शासन करने की प्रणाली का, हमारे देश में शासन करने की प्रणाली, जैसे कई हमारे देश में जैसे हमारे राष्ट्रपति जो हम प्रमुख नेता होता है, लेकिन उस प्रकार से अध्यक्ष प्रणाली नहीं है जिस प्रकार अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति होता है, वो अध्यक्ष प्रणाली है। उसके बाद लोकतंत्र संविधानवाद का ऐतिहासिक, यानी लोकतंत्र और संविधानवाद, यानी जहाँ लोकतंत्र है क्या वहाँ पर संविधान है, संविधान है वहाँ पर लोकतंत्र है क्या।
वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। अगर जहां जिस देश में संविधानवाद तो उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और लोकतंत्र के पता नहीं लोकतंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। जिस प्रकार हमारे देश का लोकतंत्र है, ये प्रकार जिस जनता के द्वारा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई परिभाषा जनता के द्वारा जनता का शासन है। और चौथा प्रारंभिक मुख्य परीक्षाओं के प्रकाश प्रदान। इस प्रकार से हमारे टोटल 7 पॉइंट है। उनमें 7 पॉइंटों में सबसे पहले राज्य के बारे में है, और दूसरा शासन के अंग है, और तीसरा कानूनों के विभिन्न प्रकार है, शासन प्रणाली के प्रकार है, लोकतंत्र संविधानवाद की ऐतिहासिक विकास है, वर्तमान समय में संविधानवाद के समक्ष विविध चुनौतियां, लोकतंत्र के प्रकार, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा हेतु प्रयास प्रश्न ये है। तो हम राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत है कि राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। ठीक है, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंटों को डिटेल से हमने बता दिया कि राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है शासन के अंगों के बारे में है। शासन के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। विधायिका जो विधि का निर्माण करती है और उस विधि को फॉलो करती कौन है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका अगर विधि ने कोई कानून गलत कर दिया तो उसको फॉलो यानी उसको रोक करने वाली कौन है, वो है न्यायपालिका। दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है। और तीसरा पॉइंट है हमारे तीसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो कानून के विभिन्न प्रकार, शासन प्रणालियों के प्रकार, लोकतंत्र के संविधानवाद की ऐतिहासिक प्रणाली, वर्तमान समय संविधानवाद के विद्यमान चुनौतियां, लोकतंत्र के प्रकार और प्रारंभिक मुख्य परीक्षा हेतु प्रयास प्रश्न हमें दिए गए हैं। ये हमारे मुख्यतः इसमें 7 पॉइंट होंगे। सबसे पहले हम राज्य को लेकर चलते हैं। तो चलो हम राज्य के बारे में आपको दिखा देते हैं। इसके PDF जो बुक के अंदर है, ये पूरा चैप्टर है। हमने इसके बुक को डाउनलोड किया है और इस डाउनलोड करके हमने देखो, राज्य व्यवस्था एक परिचय। सबसे पहले मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। बिना परिचय कुछ भी नहीं होगा। अगर परिचय याद है तभी जाकर चॉइस जो चैप्टर है हम आसानी से उनको पढ़ पाएंगे। बिना इस इंट्रोडक्शन के बिना हम चॉइस चैप्टर को हल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका चॉइस चैप्टर या अगर इंट्रोडक्शन क्लियर है तभी जाकर आप लक्ष्मीकांत जैसी बुकों को आसानी से पढ़ सकेंगे। आप सीधे लक्ष्मीकांत बुक पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप अगर ऑफलाइन क्लास ली हुई है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, फिर भी वो समझ में नहीं आती, फिर भी हमें वो यूट्यूब पर और क्लासें देखनी पड़ती हैं। तो इसकी जो दृष्टि की जो बुक है वो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ, वो थोड़ी ईजी है क्योंकि किसी टीचर के द्वारा ही ये बुक लिखी गई है, तो उसने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया और बात वही बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो भाषा है, इसकी जो भाषा, इस भाषा में हमें यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये बता देता हूं, मिलेंगे उसी लैंग्वेज का अंदर जिस प्रकार लक्ष्मीकांत के अंदर लिखे हुए हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर जिस प्रकार से अटपटी जो शब्द लिखे गए हैं उसी लैंग्वेज में हमें यूपीएससी के अंदर पूछेंगे। बस ये बुक तो हमें बस सब कॉन्सेप्ट समझाने की बात करें कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहना चाहते हैं, और लक्ष्मीकांत के अंदर उसमें घुमा फिरा के उस बात को बताया गया है, जबकि इस बुक ने शॉर्ट एंड स्वीट में बताया गया है। अगर इस बुक को हम आसानी से पढ़ लेंगे तो उस बुक को हम आसानी से पढ़ लेंगे। अगर ये बुक हमारे जो एक टर्मिनोलॉजी जो याद हो जाएगी तो उस बुक को हम आसानी से पढ़ लेंगे। तो राज्य व्यवस्था एक परिचय। सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था को इंग्लिश के अंदर पॉलिटी बोलते हैं और एक परिचय को एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बता दें इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इंग्लिश के अंदर हर शब्द को जो मुख्य पॉइंट होता है उनको इंग्लिश में लिखा गया, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो उसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा महत्व है। अगर प्रीलिम्स के अंदर अगर कोई पर्सन हिंदी के अंदर गलत भी हो जाता तो इंग्लिश की ही मान्यता ज़्यादा होगी। तो अगर हमें जो शब्द नहीं समझ में आया तो हम आसानी से उसे इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि पेपर इंग्लिश में बनता है और उसका गूगल ट्रांसलेट होकर हिंदी में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे। ये आज हम केवल इसको समझेंगे। राज्य का जो पहला पॉइंट है उसको हम समझेंगे। तो राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। ठीक है, यानी राज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट, और राज्य के तत्वों को एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, और राजनीतिक व्यवस्था को नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। यानी हमें यहाँ पर इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है स्टेट, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट और नीड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे नीचे। भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने से पहले जरूरी है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, राज्य व्यवस्था समझनी है, तो कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परिभाषिक शब्दावलियां, टर्मिनोलॉजी से आप परिचित हों। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनकी व्याख्या इस अध्याय में दी गई है। अगर आपको राज्य व्यवस्था समझ में है तो सबसे पहले इन टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। बिना टर्मिनोलॉजी के आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें इन इंट्रोडक्शन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो सभी जो
24 जो चैप्टर, उनमें हर चैप्टर में इन टर्मिनोलॉजी का यूज होगा और उन शब्दों को वहां समझाने में इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर सीधे आपको ये टर्मिनोलॉजी को पहली क्लास में आपको बता देते हैं और इसी दृष्टि बुक में पहले बताया गया है। राज्य क्या है, यानी मुख्यतः इसमें बताया गया है राज्य क्या है, यानी व्हाट इज स्टेट, यानी व्हाट इज स्टेट, यानी सीधे लिखा गया है व्हाट इज स्टेट, यानी राज्य क्या है। इंग्लिश में भी लिखा गया है व्हाट इज स्टेट, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो हम राज्य के बारे, तो सबसे पहले मैं राज्य के बारे में सीधा कॉन्सेप्ट, फिर इस किताब की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और राज्य के बारे में आपको पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। राज्य क्या है, राज्य मैंने आपको पहले बताया, राज्य का मतलब ना तो यूपी से, ना बिहार से, ना बंगाल से, ना उड़ीसा से, ना कन्याकुमारी से है, ना ही लद्दाख से है, ना ही केंद्र प्रशासित प्रदेश अंडमान से, ना ही लक्षद्वीप से है, ना ही कोई विदेशी देश श्रीलंका से, ना ही कोई चाइना से, ना कोई बांग्लादेश से। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है जो हमारे जैसे 28 राज्य हैं, तो फिर इसका मतलब आखिर है क्या, इसी मतलब को हम आपको बताएंगे। आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको दिक्कत देंगे, इसलिए बुक ने, दृष्टि वाली जो जिसने भी बुक लिखी है उसने पहले इस शब्द को क्लियर कर दिया कि बच्चों को आर्टिकल 12-13 में उलझना ना पड़े, इसलिए हम राज्य को यहाँ बता देंगे। राज्य का मतलब है, राज्य का मतलब देश की सरकार। ये क्या कह रहे हो सर? हाँ, यही मतलब है राजस्थान की सरकार, राजस्थान नहीं, पूरे देश की सरकार। अच्छा, राज्य का मतलब राज्य की सरकार है, हाँ बिल्कुल सही है। राज्य का मतलब सरकार से है, न कि कोई यूपी बिहार से। तो सर फिर न्यायपालिका, जी हाँ राज्य है न्यायपालिका। तो जी सर राज्यों की सरकारें, वो भी बिल्कुल है। तो नौकरशाही, वो भी बिल्कुल है। तो संसद, हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल है। भाई सरकार क्या है? संसद, क्योंकि कानून तो संसद बनाती है। तो आपको सीधी सी परिभाषा मैंने बता दिया, राज्य का मतलब यूपी बिहार से न होकर राज्य का मतलब है सरकार से, देश की सरकार से, देश की कार्यपालिका से, देश की न्यायपालिका से, देश की ब्यूरोक्रेसी की, देश और राज्यों की सरकारों से है, न कि देश के बिहार, यूपी बिहार, राजस्थान, गुजरात वगैरह से नहीं है। यहाँ राज्य शब्द का मतलब सरकारों से है और सरकारों से जो पैसा लेता है उससे संबंधित है। राज्य में वही कन्वर्ट होंगे जो जिनको सरकार चला रही है, जिनको न्यायपालिका चला रही है, जिनको कार्यपालिका चला रही है, जिनको ब्यूरोक्रेसी चला रही है, तो वो राज्य सरकार से संबंधित है और वो सरकार के बारे में है। उस यानी सरकार का जहां जहां सरकार का रोल है वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो हम उसको समझे राज्य क्या है। तो राज्य का मतलब राज्य की सरकार है, संसद है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी और राज्यों की सरकारें हैं। तो इस चैप्टर का खेल खत्म। पैराग्राफ का मतलब सीधा सा यही है, राज्य की का मतलब तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, यूपी बिहार से ना होकर राज्य का मतलब सरकार से, कार्यपालिका, न्यायपालिका से है। राज्य को कोई वैसे देखा नहीं जा सकता। आप जैसे कहते हैं राज्य को छू सकते हैं, राज्य के छू नहीं सकते, राज्य के लोगों को आप छू सकते हैं। ये अब यानी एक अमूर्त है, यानी एक अमूर्त स्थिति है, एक बौद्धिक संरचना है, यानी बौद्धिक ज्ञान है। केवल हम इसे सोच सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट है, यानी अमूर्त है, यानी इसे देखा नहीं जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुमान यानी फीलिंग में लिया जा सकता। राज्य है तो राज्य की सरकार है, सरकार को देख थोड़ी सकते हैं, सरकार के लोगों को देख सकते हैं। न्यायपालिका को थोड़ी देख सकते हैं, न्यायपालिका के लोगों को देख सकते हैं। कार्यपालिका को थोड़ी देख सकते हैं, कार्यपालिका के लोगों को देख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी को थोड़ी देख सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को देख सकते हैं। और यही सरकार है। इसका मतलब राज्य को हम बिना तो ना तो टच कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं, केवल उनके लोगों को देख सकते हैं, यानी उन्हें छू नहीं सकते, उनके लोगों को छू सकते हैं, यानी उनमें काम करने वाले लोगों को छू सकते हैं। तो यह हमारी इस पैराग्राफ में राज्य क्या है यही बताया गया है और हम इसके लाइन टू लाइन पढ़ देते हैं जो आपको पसंद आएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था से जुड़ी प्राथमिक अवधारणा राज्य है। राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे जो प्राथमिक अवधारणा वो राज्य है। अगर राज्य व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था तभी होगी जब राज्य होगा। बिना राज्य का राज्य व्यवस्था का कोई ही मतलब नहीं है। अगर जहां राज्य है तो राज्य व्यवस्था होगी। राज्य व्यवस्था, एक मैं बता दूं, जहां राज्य है राज्य व्यवस्था है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा जहां राज्य व्यवस्था है लेकिन राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य पर ही राज्य व्यवस्था होगी। राज्य को चलाने की ही व्यवस्था राज्य व्यवस्था है, न कि राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए राज्य।
राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ना कि राज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की स्थापना की गई है। ये इसका उल्टा कतई नहीं है। राज्य को चलाने के लिए राज्य व्यवस्था बनाई गई है। कौन कौन से नियम थोपे जाएंगे राज्य पर, कौन कौन से कानून लगाए जाएंगे, जिससे हमारा जो कानून है वो, हमारा जो राज्य है वो सही प्रकार से संतुलन की स्थिति में चला रहे, ना इस वहां पर बेरोजगारी हो, ना वहां पर भूखमरी हो, ना वहां पर कोई यानी कोई लूट हो, ना वहां कोई ना चोरी हो, ना वहां पर लोगों पर अत्याचार हो, ना ही ह्यूमन राइट्स कमजोर हो। इस प्रकार से संबंधित, इसलिए एक राज्य के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और इस व्यवस्था को समझने के लिए पहले राज्य को समझना होगा। राज व्यवस्था में समझ में बाद में आएगी, सबसे पहले हमें इस राज्य शब्द को समझना होगा। अगर राज्य हमें समझ में आ गया तो राज व्यवस्था समझ में आ जाएगी। हम सीधे राज व्यवस्था को समझना चाहेंगे और राज्य को नहीं समझना चाहेंगे तो यह बहुत बड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले हमें राज व्यवस्था को ही समझना होगा। बिना राज व्यवस्था राज्य को नहीं समझ सकते। राज्य को समझने के बाद ही राज व्यवस्था समझ में आएगी, और सीधे हम सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों पर कूद जाएंगे तो हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम राज्य के लिए राज्य व्यवस्था बनाई गई है, न कि राज्य व्यवस्था के लिए राज्य। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। इसलिए जो पहली जो लाइन हमें यह बताई गई है कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है, यानी राज्य व्यवस्था से सबसे, अगर राज्य व्यवस्था को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें राज्य सबसे पहले दिया गया, क्योंकि राज्य व्यवस्था राज्य के लिए ही है। ठीक है। अब इसका जो दूसरी जो राज्य शब्द का प्रयोग जो तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है, यानी राजनीतिक संरचना से, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। इसमें पहले मैंने आपको बता दिया कि राज्य का मतलब तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से न होकर राजनीतिक संरचना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से है। आखिर वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है क्या, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हम बताएंगे। वस्तुतः है ये एक अमूर्त है, यानी वस्तुतः एक अमूर्त अवधारणा यानी अब्स्ट्रैक्ट है, अर्थात ये बौद्धिक स्तर पर समझा जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता। मैंने आपको बता दिया एक बौद्धिक यानी अवधारणा है, केवल इसे बौद्धिक इंटेलेक्चुअल मामले में सोच सकते हैं कि राज्य ये है, लेकिन राज्य को छू थोड़ी सकते हैं, राज्य को देख थोड़ी सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये है। अब उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या राज्य के बारे में उदाहरण दिया गया है। उदाहरण के लिए भारत की सरकार राज्य क्या है, किंतु भारत की सरकार को देख थोड़ी सकते हैं, सरकार के लोगों को देख सकते हैं। संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी, समग्र संरचना राज्य कहलाती है। मैंने आपको पहले बता दिया ये सभी मिलकर राज्य बनाते हैं, यानी राज्य की सरकारें, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी के लोग ही सरकार कहलाएंगे, न कि यूपी बिहार वाले जैसे लोग। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहां तक इस पैराग्राफ का जो मतलब था, यहां तक इस पैराग्राफ का जो मतलब निकल के मैंने आपको बता दिया कि यहां पर केवल ये शब्द है, राज्य का मतलब यूपी बिहार से ना होकर राज्य का मतलब केवल और केवल इस बात से है कि राज्य का मतलब सरकार, राज्य का मतलब संसद, राज्य का मतलब ब्यूरोक्रेसी, राज्य का मतलब न्यायपालिका, राज्य संसद, राज्य की संसद से संबंधित है। तो चलिए हम आगे देखते हैं राज्य के बारे में और क्या लिखा हुआ है। राज्य के बारे में, किसी समाज के विकसित व सक्षम होने की पहचान इस बात से भी होती है कि वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित हो सका या नहीं। इसमें बताया गया है किसी समाज का, अगर कोई समाज विकसित है या सक्षम होने की पहचान इस बात से होती है कि अगर हम देखते हैं हमारे जो पड़ोसी हैं, कुछ जैसे हम देखते हैं कोई हमारा जो हम राज्य की तुलना कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे गुजरात जैसे राज्यों में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, या जैसे कर्नाटक जैसे में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, यानी राज्य के विकसित, यानी वो राज्य डेवलप होते जा रहे हैं। तो उनके मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वो राज्य उन लोगों को आकर्षित कर रहा है। उन लोगों को आकर्षित करने का मतलब वहां के लोग उनको आकर्षित करें, और वहां को लोग आकर्षित क्यों करें, क्योंकि वो एक प्रकार से स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने का मतलब क्या, उनका राज्य स्वतंत्र है। राज्य का मतलब, अब मैं गुजरात से ही ले रहा हूं, यानी उनका राज्य स्वतंत्र। अगर एक जिस प्रकार से गुजरात करना, जिस प्रकार की कंपनी आ रही है, उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अन्य राज्यों में नहीं आ रही। इसका मतलब क्या, कि वहां के लोग स्वतंत्र। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि वहां
अगर कोई राज्य विकसित है तो उसका मतलब वहाँ उनके लोग स्वतंत्र है, वहाँ की सरकारें स्वतंत्र है, वो निष्पक्ष फैसला लेती है, वहाँ की न्यायपालिका निष्पक्ष फैसला लेती है। तभी जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल जैसे कंपनियों पर जब आरोप लगता है तब वो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारे खिलाफ यानी केस फाइल करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि जब भी हमारे यहाँ के जो कानून है वो निष्पक्ष है, उनके वो पक्षपात कभी नहीं करते हुए, यानी हमारा जो निर्णय है वो जिसके पक्ष में होगा उसी के पक्ष में वो निर्णय देंगे। तब जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे ही कोर्ट में जाकर जाती है, ना कि इंटरनेशनल कोर्ट में। जब बड़ा फैसला हो जाता है तब जाकर वो बड़े इंटरनेशनल कोर्टों में जाकर अपना केस ले जाती हैं। तो विकसित होने के पीछे भी ही राज्य का कॉन्सेप्ट काम करता है। आपको समझ में आ गया? इस चैप्टर में यही बताया गया कि राज्य क्या है। राज्य यूपी बिहार ना होकर राज्य सरकार है, संसद है। राज्य का मतलब न्यायपालिका, राज्य का मतलब ब्यूरोक्रेसी है। और अगर अगर कोई देश विकसित है, अगर कोई गांव या कोई राज्य विकसित है, उसके पीछे भी राज्य का ही कॉन्सेप्ट काम करता है। वहां की सरकारें, वहां की न्यायपालिका, वहां का ब्यूरोक्रेसी ही काम करता है। तो अब हम इतना हो गया। अगला जो लाइन है हमारी, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में एक स्थिर राजनीतिक प्रणाली का दिखाई देना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, और स्थिर राजनीतिक प्रणाली से वंचित देशों जैसे कुछ समय पहले के अफगानिस्तान विकास प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण है। इस चैप्टर में मुख्यतः 3 बातें बताई गई हैं, और वो 3 बातें यह कि राज्य क्या है। राज्य का मतलब मैंने बताया, कोई देश विकसित है तो उस विकसित होने के पीछे जो कारण है, वो जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो भी राज्य का ही कॉन्सेप्ट काम करता है। कि अगर कोई राज्य विकसित है तो उसके पीछे राज्य का ही कॉन्सेप्ट काम करता है कि वहाँ की न्यायपालिका, वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ का कानून क्या है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है कि कोई विकसित है क्यों नहीं। अब फिर हमें यहाँ दृष्टि की बुक में 2 उदाहरण एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला जो एग्जाम्पल है कि पहला जो एग्जाम्पल अमेरिका का दिया गया और दूसरा जो दिया गया तालिबान। और तालिबान और अमेरिका के बीच जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें यह बात बताई गई है कि जिस प्रकार से जिस देश में अगर सरकार स्थायी है, यानी राज्य स्थायी है, वो देश डेवलप है। और जिस देश में राज्य स्थायी नहीं है वो देश बिल्कुल डेवलप नहीं है, यानी वो एक प्रकार से अस्थायी राज्य है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से 2014 के अंदर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुने गए हैं और एक स्थायी सरकार आई है, और आप पूरी देख सकते हैं जिस प्रकार पूरी दुनिया में उनका तहलका मचा हुआ है। यानी हर देश, रशिया यूक्रेन का युद्ध अगर रुक सकता है तो पूरी देश को आशा है कि वो मोदी रोक सकते हैं। उन देश को यकीन है। और ये कब हुआ? जब हमारा राज्य स्थायी था। राज्य स्थायी था। राज्य का मतलब सरकार। हमारी सरकार स्थायी थी। सरकार स्थायी से मतलब, क्योंकि जिस सरकार स्थायी है तो सरकार के जो नेता है बिना डरे, बिना लड़े, बिना किसी से डरे निष्पक्ष फैसला ले सकते हैं। और निष्पक्ष फैसला क्या होता है? और हमारी जनता के हित में वो फैसला होगा और जनता को उसका फायदा होगा। उसे किसी बात का डर नहीं होगा, क्योंकि उसने, जनता ने उसको चुना है और जनता ने उसे बहुमूल्य वोट दिए हैं। तब जाकर वो एक उच्च स्तर पर इतने बड़े फैसला ले सकता है। तो आप लोगों को याद होगा वो 90 का दौर, जिस प्रकार से सरकार आई है, सरकार गई है, सरकार बदली गई, कब कोई आ रहा है, कब कोई जा रहा है, दिनों में सरकारें पलट रही हैं, महीनों में सरकारें पलट रही हैं, सालों में सरकारें पलट रही हैं, और सरकार, देश का कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? राज्य। उसका कारण क्या था? राज्य। क्योंकि राज्य उस समय स्थायी नहीं था, और आज राज्य स्थायी है। राज्य का मतलब सरकार। उस समय सरकार स्थायी नहीं थी। सबको सत्ता का नशा चढ़ा हुआ था। सब कौन बड़ा कौन छोटा इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जिस दिन से हमारे देश में स्थायी सरकार आई है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, तब से राज्य स्वतंत्र है, सरकारें स्वतंत्र है, क्योंकि उन्हें बहुमत से वोट मिला है। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। जब वो कानून लाते हैं तो बिना निष्पक्ष भाव से लाते हैं।
जिस प्रकार से आप 3 तलाक का मुद्दा देख सकते हैं, कितना बड़ा मुद्दा था, अभी तक सरकारों ने फैसला नहीं किया, मोदी सरकार ने किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला तो आपको सबको मालूम ही होगा। सरकारें आई हैं, बहुमत की सरकारें भी आई हैं, गई हैं, चली गई हैं और आगे आएंगी, लेकिन इतना बड़ा फैसला कोई ले नहीं सकता। और वो फैसला लेने के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो राज्य का है। राज्य का मतलब सरकार, सरकार का मतलब उसके नेता। और वो फैसला तभी ले सकते हैं जब राज्य स्वतंत्र है। जम्मू कश्मीर का मामला इतना छोटा मामला नहीं था, बहुत बड़ा मामला था। 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, बहुमत की सरकारें आई हैं और गई भी हैं, लेकिन ये फैसला नहीं ले सकी। उसके पीछे एक नेता का होना बहुत बड़ा जरूरी है। ये बात नेता की ना, अगर मैं राज्य के बारे में बता रहा हूँ, राज्य स्थायी है। जिस देश में स्थायी सरकार रहेगी वो देश विकसित होगा, 100% है। तालिबान आपको दे सकते हैं, सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं। जिस प्रकार अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अमेरिका फिर से चला गया है, कि जिस प्रकार से उसे नाक में दम किया है अमेरिका के लादेन ने, उसको मिटाने के लिए जिस प्रकार के वहाँ उसने अपना जो बोरिया बिस्तर यहाँ पर लेके आई थी, वो 20 के अंदर चली गई। और आप वहां पर देख सकते हैं आज भूखमरी की हालत है, क्योंकि राज्य वहां स्वतंत्र नहीं है। और राज्य स्वतंत्र का मतलब वहां की सरकारें स्वतंत्र नहीं है। वहां पर यानी आतंकवादियों का संगठन उनका राह चल रहा है, तो राज्य कैसे स्वतंत्र होगा? तो इसका मतलब है अगर कोई देश विकसित है, अगर कोई देश स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके दो देश यानी ह्यूमन राइट्स के शिकार न हो, उसके देश के लोग आगे से आगे बड़े से बड़ी पोस्टों पर पहुंचे, इसके लिए राज्य का स्वतंत्र होना जरूरी है। और राज्य का स्वतंत्र होने का मतलब सरकारें स्वतंत्र, और सरकारें स्वतंत्र तभी होगी जब उन्हें बहुमत का वोट मिलेगा, तब वो लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है राज्य का। तो राज्य का मतलब मैंने आपको बताया है, राज्य का मतलब यूपी बिहार से न होकर राज्य का मतलब सरकार से है, उसकी न्यायपालिका से, वहां की ब्यूरोक्रेसी से है, ये बात बताई गई। और राज्य का मतलब यानी किसी राज्य का मतलब यानी अगर किसी विकसित देश के पीछे जो कॉन्सेप्ट करता है वो स्थायी सरकार का, जहां स्थायी सरकार होगी वहां राज्य सरकार, जहां राज्य सरकार है, जहां राज्य है यानी सरकारें स्वतंत्र, राज्य स्वतंत्र है तो वहां सरकारें स्वतंत्र है, और उस देश का हाथ आप अपने चारों ओर दे सकते हैं। जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्री किस प्रकार से स्वतंत्र है, हर लोग अपने ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े से बड़े आंदोलन कर लेते हैं, और उन्हें और कानून को बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि राज्य स्वतंत्र है, वहां के लोग स्वतंत्र है, वहां की सरकारें स्वतंत्र है। तो इसके पीछे यानी विकसित होने के पीछे भी जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो राज्य का ही कॉन्सेप्ट काम करता है। तो आपको ये टॉपिक आपको समझने, राज्य क्या है। आज से आपको आगे जब राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा, जब आर्टिकल 12 और 13 में जो आर्टिकल का यूज होगा, तो आपको भली बात से समझ में आएगा राज्य क्या। तो वहां पर हमें बताने की आवश्यकता नहीं होगी राज्य का मतलब क्या है। जो सरकार के अंतर्गत आती है वो ही राज्य है। चाहे सरकार कुछ पैसा भी अगर किसी कंपनी को दे रही है तो वो भी राज्य के अंतर्गत। जो लोग सरकार से पैसा ले रहे हैं, सरकार के अंडर में है, वो सब सरकार के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो राज्य है। अब हमने दूसरा जो पॉइंट है, राज्य के तत्व और राजनीतिक व्यवस्था यानी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य के तत्व कौन से हैं, यानी राज्य कब बनेगा, राज्य में कौन से ऐसे तत्व हैं, जब राज्य रहेगा तभी ही राज्य है, यानी बिना तत्वों के राज्य बन नहीं सकता। राज्य की मैंने बताया, राज्य का मतलब सरकार। सरकार कब बनेगी, सरकार को बनाएगा कौन, सरकार को बनाएगा लोग। और लोग बनाएंगे कौन, लोग बनाएंगे। और लोग कहां के बनाएंगे, एक निश्चित भूभाग होगा। अगर लोग आज हमारी जो सरकार है, वहां के जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वहां हमने इंडिया के लोगों ने उनको चुनकर भेजा, क्या बांग्लादेश के लोग उनको चुनकर वहां भेज सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या, यानी राज्य होने के लिए एक विस्तृत भूभाग होना चाहिए, यानी उसका एरिया होना, फिक्स एरिया होना चाहिए कि इतना भूभाग है तब ही राज्य रहेगा। अगर बिना राज्य नहीं, क्या पाकिस्तान के लोग हमारे यहां पर आकर वोट दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो राज्य नहीं है, वो राज्य के अंदर सम्मिलित नहीं है।
इसका मतलब हो गया कि राज्य, मैंने बताया राज्य का मतलब सरकार, और सरकार को चुनता कौन है? सरकार को चुनता है वहां के देश के लोग, और देश के लोग का मतलब यानी दूसरे देश के लोग उसको नहीं चुन सकते। इसका मतलब एक विस्तृत भूभाग है। राज्य के लिए एक विस्तृत भूभाग का होना जरूरी है और जनता का होना जरूरी है। अगर जिस देश में विस्तृत भूभाग है, मान लो अगर विस्तृत भूभाग है, वहां पर पेड़ पौधे हैं, तो क्या सरकार को कोई चुन सकता है? कैसे चुन सकता है? इसका मतलब है विस्तृत भूभाग के संतत जनता का होना अनिवार्य है। यानी ये दो चीज तो होनी चाहिए। इस प्रकार राज्य के, अगर राज्य है तो राज्य बनाए रखने के मुख्यतः 4 एलिमेंट्स होते हैं, और 4 एलिमेंट्स में सबसे पहले मैंने बताया कि एक, राज्य के अंदर विस्तृत भूभाग का होना अनिवार्य है। दूसरा, उस विस्तृत भाग पर रहने वाली जनसंख्या का महत्व है। और तीसरा जो मतलब उसकी सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उससे संबंधित है। यानी उनका, यानी राज्य वहां के जो लोग किस प्रकार से स्वतंत्र अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं राज्य के तत्व एलिमेंट्स हो गए। किसी भी राज्य के होने की शर्त है उसमें मुख्यतः 4 तत्व विद्यमान हो, यानी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, यानी 4 तत्व हो। सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया, भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग मैंने बताया। उस भूभाग पर रहने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। अगर राज्य है, राज्य का मतलब मैंने बताया सरकार से है, तो सरकार भी मुख्य मतलब राज्य का ही तत्व हो गया, यानी राज्य का ही एलिमेंट हो गया। यानी राज्य को चुनता कौन है? जनसंख्या। और जनसंख्या किस पर रहेगी? विस्तृत भूभाग पर। अगर जनसंख्या है तो आपस में, अगर जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या, अगर लोग हैं, लोगों का अगर मुख्य एक नेता नहीं है, तो जनसंख्या आपस में लड़कर मर जाएगी। इसलिए पूरी जनता मिलकर एक चीज और बनाती है, यानी एक सरकार बनाती है, एक नेता चुनती है कि वो जनता का रखवाला बने, यानी अन्य देशों से उसकी रक्षा करे। तो वो क्या है? सरकार। मैंने बताया राज्य का मतलब ही सरकार होता है, और सरकार का मतलब लोग। लोग कहां पर है? एक विस्तृत भूभाग। विस्तृत भूभाग के अंदर कोई दूसरा देश नहीं आ जाएगा, हमारे देश के लोग ही सरकार बनाएंगे, कोई दूसरे देश के लोग नहीं। और सबसे पहले जो मुख्य दो इंपोर्टेंट है, सोवरेनिटी। यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जामों में यहां से क्वेश्चन 100% आ जाता है। कैसे आ जाता है? कि राज्य होने के लिए मुख्य विशेषताएं क्या है, ये ऑप्शन में दे सकते हैं। जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और ज्योग्राफिकल। ठीक है, तो इसका मतलब राज्य का मतलब 4 एलिमेंट्स होते हैं। राज्य का मतलब संप्रभुता, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राज्य का मतलब है सरकार, और सरकार कब है? इसका मतलब राज्य का एक अंग है सरकार। और सरकार को चुनता कौन है? सरकार को चुनता वहां की जनता, और जनता का मतलब है एक विस्तृत भूभाग की जनता होनी चाहिए, कोई अन्य देश की विस्तृत नहीं होनी चाहिए। और वहां से मिलने वाले लोगों की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी। इसका मतलब यानी राज्य के जो तत्व वो 4 है। सबसे पहले क्या? सरकार, सरकार को चुनती जनता, जनता का ज्योग्राफिकल एरिया, सोवरेनिटी यानी संप्रभुता। तो ये मुख्यतः 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो राज्य क्या है? राज्य के तत्व क्या है? और राजनीतिक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक या राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन भूभाग, ज्योग्राफिकल, जनसंख्या के बारे में थोड़ा और नीचे देख लेते हैं। चार पॉइंट है राज्य में। यूपीएससी स्टेट पीसी में इनको यानी ऑप्शन दे सकते हैं कि राज्य में कौन कौन से सम्मिलित भूभाग है, यानी जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, एक ऐसा निश्चित, मैंने इसको बता दिया फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग। इसका मतलब यह होगा कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए, यानी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकारें अपना राजनीतिक क्रियाएं होती हैं। यानी अगर भूभाग रहेगा तो जो सरकार है देश की, जो राज्य का जो मुख्य अंग है सरकार, वो अपना कानून चला सकेगी। क्या हमारा कानून क्या बांग्लादेश की सरकार फॉलो कर सकती है? नहीं, क्योंकि वो अलग भूभाग के अंदर आती है। क्या हमारे देश का जो कानून है वो पश्चिम बंगाल जो स्टेट है वो क्या लागू कर सकता है, क्योंकि वो हमारे भूभाग के अंतर्गत आता है। तो जिस प्रकार हम बताएं, उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल तथा भारत का राज्य का भौगोलिक आधार भूभाग है। ठीक है, उस पर जनसंख्या, पॉपुलेशन, मैंने पॉपुलेशन के बारे में बता दिया।
राज्य होने की शर्त है कि उसके भूभाग पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा। मैंने पहले बता दिया, अगर सरकार है, राज्य है, तो राज्य में क्या है, लोग हैं। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो सरकार को कौन चुनेगा भाई? लोग ही तो चुनेंगे, क्योंकि और सरकार ही उन लोगों पर कानून बनाएगी। सरकार कानून किन पर बनाएगी? पेड़ पौधों पर बनाएगी क्या? कानून बनाएगी जनता पर। और जनता, इसका मतलब जनसंख्या, जनसंख्या का होना अनिवार्य। बिना जनसंख्या के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अब सरकार, गवर्नमेंट, सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यवहारिक तौर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। राज्य, स्टेट, सरकार में यही अंतर है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि उस सरकार उसकी मूर्त या व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। समझ में आ गया? मैंने बताया राज्य को छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट मामला है। राज्य सरकार में यही अंतर, राज्य एक अमूर्त संरचना है जबकि राज्य उसकी मूर्त एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। मैंने बताया सरकार, सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है। सरकार का मतलब, सरकार कोई एक व्यक्ति थोड़ी होता। सरकार का मतलब बहुत सारे मिलकर लोग। संसद, संसद का मतलब, संसद में लोग 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। उनमें बहुत सारे लोग होते हैं, तब जाकर सरकार बनती है। एक व्यक्ति सरकार थोड़ी चला सकता है। और इसमें मैंने बताया राज्य और सरकार जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, और यानी व्यवहारिक तौर पर, यानी अपने इंडिविजुअल मामले पर इंडिविजुअली ना होकर राजनीतिक व्यवहारिक तौर पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करती है, राज्य और सरकार। अब यहाँ पर इसमें बताया राज्य और सरकार में अंतर क्या है। राज्य और सरकार में अंतर मैंने बताया, राज्य एक अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट जो स्ट्रक्चर है, यानी छू नहीं सकते, जबकि सरकार को छू सकते हैं, सरकार के लोगों को छू सकते हैं। और सरकार के लोगों को मतलब सरकार को छू लिया, इस प्रकार से है। अब संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी, यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है राज्य के पास, अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग, जनसंख्या की सीमाओं के भीतर वो भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए, और उसे किसी भारी दबाव में नहीं मिलना चाहिए, कि बातें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि जो देश की जो सरकार है वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ जाए, जिस प्रकार पाकिस्तान की सरकार दबाव में आ रही है। तब उनके साथ कोई खेल रहा है। जब चीन को सरकार को इस्तेमाल करना होता है तब पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लेता है थोड़ा पैसा देकर। जब सरकार को इस्तेमाल करना, अमेरिका की सरकार को इस्तेमाल करना होता है पाकिस्तान को, तब वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटाकर दूसरा प्राइम मिनिस्टर बिठा देती है। यानी क्या इसका मतलब पाकिस्तान सॉवरेनिटी है, संप्रभुता? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको कोई दूसरा देश चला रहा है। क्या ऐसा हमारे देश में है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या है? हमारा देश हमारे लोगों से चलता है। संविधान का मतलब जनता, न कि जनता संविधान है। संविधान जनता नहीं है, जनता संविधान नहीं है, संविधान जनता है। यह राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जो सॉवरेनिटी, संप्रभुता का मतलब है। संप्रभुता का मतलब है जहां अपने निर्णय हम खुद ले सकें, किसी बाहरी दबाव में ना आए। राज्य के पास अर्थात उसकी सरकार के पास अपने भूभाग, जो निश्चित भूभाग है, वो निश्चित भूभाग पर रहने वाली जो जनसंख्या है, और जनसंख्या जो वहां पर जो जनसंख्या को कंट्रोल करने वाली जो सरकार है, वो अपना निर्णय खुद ले, न कि बाहरी दबाव में। अपने भूभाग का निर्णय खुद लेना है कि बाहरी दबाव में, तो वही सॉवरेनिटी है। तो इसका मतलब है राज्य के लिए मुख्य 4 तत्व। अगर इसमें सॉवरेनिटी नहीं रहेगी तो राज्य का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान भी अपने आप में एक राज्य है, लेकिन अगर उसमें सॉवरेनिटी नहीं तो वो क्या अपने आप में राज्य है? वो अपने आप को राज्य क्या बताता है, लेकिन वहां की सरकार को कोई दूसरा खेल जाता है हर बार। इसका मतलब वो सरकार नहीं है, राज्य नहीं है। उसके पास विस्तृत भूभाग है, उसके पास वहां पर रहने वाली जनसंख्या है, उसको चलाने वाली सरकार है, लेकिन उसका सरकार को चलाने वाली कोई दूसरी सरकार है, जो कभी चीन है, कभी रूस है, तो कभी अमेरिका है। ये बात है। इसका मतलब वो राज्य नहीं है, राज्य हमारा इंडिया है, सॉवरेनिटी है, क्योंकि हमारे देश को हमारी सरकार चला रही है। राज्य के चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। इन विकल्प में नहीं होना चाहिए। ये चारों है तब भी राज्य है। अगर इनमें एक भी नहीं रहा तो बिल्कुल भी राज्य की कंडीशन में नहीं आएगा। पाकिस्तान के पास सॉवरेनिटी नहीं है, संप्रभुता नहीं है, तो बिल्कुल राज्य नहीं है।
आप सभी ध्यान में, वैकल्पिक नहीं है, यानी विकल्प नहीं है, एक है तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा है तो सरकार बन जाएगी, बिल्कुल नहीं है राज्य। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। इसी कुछ अवधारणाओं की सहायता से ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। अगर एक भी नहीं रहा ना तो राज्य नहीं है। तो उसको कुछ भी उदाहरण दिए गए, उदाहरण को देख सकते हैं। मैं सीधा इसको लाइन पर लाइन नहीं कर सकता, एक बार कर दी इसको मतलब मैं पूरा ग्राफ पढ़ दूंगा यहाँ तक, प्रभु सत्ता तक। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार भी होती है और जनता भी। सरकार है, जनता भी है, सरकार राज्य का अंग है, जनता भी राज्य का अंग है, किंतु भूभाग नहीं होता। और मैंने पहले बताया, अगर एक भी नहीं है तो वो राज्य नहीं है, इसका मतलब राज्य नहीं है। भूभाग नहीं है तो राज्य नहीं है। अब अगर इसका एग्जाम्पल दूं, उदाहरण के लिए तिब्बत की सरकार का, सभी जानते हैं हमारे शिमला के अंदर धर्मशाला में किस प्रकार बुद्धिस्ट लोग भाग कर आए और किस प्रकार हमारे देश ने शरणार्थी के रूप में उनको शरण दी, और उसका नतीजा हमने 1962 का वॉर उठाया। तिब्बती लोगों के लिए हमने चाइना के साथ वॉर किया। क्यों? क्योंकि हमने उनको शरण दी थी। उसका नतीजा हमें 1962 का वॉर देखना पड़ा। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास क्या नहीं है? उनके पास सरकार है, उनको चलाने के लिए उनकी एक सरकार है, वही जनता भी है, लेकिन एरिया नहीं है। भूभाग ने तिब्बत से भागकर हमारे धर्मशाला शिमला में बस रहे हैं। इसका मतलब वो थोड़ी हो गया वो राज्य है, बिल्कुल नहीं है। यही है। चीनी आक्रमण के कारण जब दलाई लामा को भारत की शरण लेनी पड़ी और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से तिब्बत को निर्वासित सरकार का संचालन करने लगे तो एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि तिब्बत की सरकार, कुछ जनता तो यहाँ थी और किंतु उनके पास न तो अपना भूभाग था, नहीं मूल भूभाग के समझ में स्वतंत्र निर्णय करने की ताकत। उनके पास उस समय भाग कर आए थे, उस समय उनके पास भूभाग था, लेकिन वो भाग कर आए तो अपना निर्णय किसको दें? कुछ जनता वहां पर छूट गई, कुछ जनता यहां पर आ गई, तो उनके पास भूभाग नहीं रहा, उनकी सरकार नहीं रही, तो इस प्रकार को हम राज्य नहीं कहेंगे। ठीक है। कभी कभी ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सरकार भी हो, जनता भी हो, भूभाग भी हो, किंतु संप्रभुता की कमी के कारण राज्य की धारणा पूरी ना हो सके। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में जब वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था तो एक निश्चित भूभाग और भीतरी जनता उसकी आज्ञा का पालन करती थी, किंतु तब भी यह संप्रभु नहीं था, क्योंकि वह ब्रिटेन की सरकार के आदेशों का आदर करता था। हमारे भारत के देश के बारे में बताया गया है कि सरकार भी है, जनता भी है, भूभाग भी है। ऊपर हमने देखा भूभाग नहीं है, उसका उदाहरण हमने तिब्बत से लिया, लेकिन हमारे पास भूभाग भी है भाई। क्या हम राज्य हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सॉवरेनिटी नहीं, आज हैं, लेकिन 1947 से पहले हम बिल्कुल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि चलाने वाली सरकार भी थी और जनता भी थी और निश्चित भूभाग भी था अंग्रेजों के पास, लेकिन कमी थी तो किस बात की कमी थी? सॉवरेनिटी की कमी थी, संप्रभुता की। जो अपना निर्णय हम लोग नहीं ले पा रहे थे, हमारा निर्णय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी, ब्रिटेन की महारानी ले रही थी, तो क्या हम वो उसको राज्य कहेंगे? हम बिल्कुल उसको राज्य की श्रेणी में भी नहीं लाएंगे, क्योंकि राज्य तभी है जब इस राज्य की सरकार है, जनता है, भूभाग है और सॉवरेनिटी सरकार है, यानी अपना निर्णय खुद ले सके, तभी वो सरकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप देखो, जब किसी देश में अराजक स्थिति पैदा हो जाती है तो भी राज्य का ढांचा चरमराने लगता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में लंबे समय तक कई गुटों तक झगड़ा चलता रहा और अलग अलग गुट देश के अलग अलग हिस्से पर कब्जा जमाने में सफल होते रहे। ऐसे स्थिति में सरकार की शक्तियां व्यवहारिक स्तर पर शून्य हो जाती है, इसलिए उसकी संप्रभुता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इसका उदाहरण ले सकते हैं। जब किसी देश में अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां आतंकवादी संगठन मुख्यतः नेता बन जाते हैं और वहां की सरकार को गिराने लग जाते हैं,
तो इसका मतलब वहां सरकार है, भूभाग है, उनके पास जनता है, लेकिन वो सॉवरेनिटी नहीं हो पाते, यानी स्वतंत्र नहीं होता, अपना निर्णय नहीं ले पाते। जिस प्रकार आप अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, वहां सरकार थी जब तक अमेरी था, तो सरकार मान जैसे वो गए तो उनके पास, तालिबान के पास क्या है? सब कुछ है, लेकिन तालिबान अपना निर्णय नहीं ले सकते। अगर ले तो जनता नहीं मानती, जनता ले तो उनके खिलाफ हो जाती है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है। इस प्रकार राज्य होने के लिए मुख्यतः 4 तत्वों का होना जरूरी है। यानी सबसे पहले एक भूभाग होना चाहिए, वहां भूभाग पर जनता होनी चाहिए, जनता के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार को बिना किसी दबाव के कारण उन पर क्या होना चाहिए? अपना पक्ष लेना चाहिए। इस प्रकार हमने राज्य के बारे में विस्तार से आपसे बताया है। इसके जो अगला वीडियो होगा, हम उस अगले वीडियो में राज्य जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उसके विकास, उसका जो 6 टॉपिक पॉइंट जो बच गए उनको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसमें किसी दिक्कत, अगर कहाँ पर और थोड़ा डिटेल से बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम उसको थोड़ा और तरीके से बताएंगे। अगर आपको करंट से रिलेटेड बातें चाहें तो हम उसको भी मिक्स करके आप में बताएंगे। और इसी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, हम इसे अगला से अगला वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।